तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 448 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपने लॉर्ड्स फाइट को जीत चुके होते हैं और अब बारी हो चुकी होती है हम सब पे राज करने का। तो इसी के साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने टाइम एंड स्पेस की पावर्स को यूज़ करता है, मतलब वो उसी के द्वारा ट्रैवल करके आगे बढ़ता है। वो एक खाली से मैदान, एक वॉइड के जगह पहुंचता है जहाँ पे लू फेंग उस वॉइड की जगह पे खड़े होकर के आता है कि जिंग मैंग ने अपने कैलकुलेशंस के मुताबिक इसी जगह को अपना पिन पॉइंट लोकेशन बनाया है। मुझे इसी जगह पर टाइम स्पेस का एंकर पॉइंट बनाना है। एंकर पॉइंट वो जगह हुई जहाँ पे सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले होंगे, जिसके साथ लू फेंग एक थॉट के साथ वो अपनी खुद की एक वर्ल्ड को क्रिएट करना शुरू करता है जिसको होली रेलम के नाम से जाना जाता है। लू फेंग इस होली रेलम को अपने ह्यूमन लाइफ एंड डेड डाओ के फाउंडेशन से क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जो होली रेलम होता है ना, वो लॉर्ड्स के फिजिकल बॉडी जैसे ही होती है। जैसे लॉर्ड्स अपने फिजिकल बॉडी को क्रिएट करते हैं ना, जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को क्रिएट करते हैं, वैसे ही इस होली रेलम को भी क्रिएट किया जाता है, लेकिन अपने मेन बॉडी से बनाने में उससे काफ़ी ईजी होता है। अब यहाँ पर लू फेंग इसको बना रहा था तो इसके अंदर उसको मोबिलिटी, उसको मूव करने की भी एबिलिटीज़ को अंदर डालना होगा। साथ में इस होली रेलम के अंदर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और बाकी के अदर फैक्टर्स को भी रखना होगा, वरना दूसरे ह्यूमन एंसेस्टर्स आकर इसको बहुत ही जल्द तबाह कर देंगे। हो सकता है कि कोई वर्ल्ड लेवल भी आए, लेकिन वर्ल्ड लेवल इस होली रेलम को तबाह नहीं कर सकता क्योंकि ये एक लॉर्ड्स की बॉडी की जितनी ही पावरफुल होती है ये वहाँ पर आती है। इसी के साथ लू फेंग ये भी करता है कि ये होली रेलम यहाँ के ह्यूमन पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सके ताकि अपने आप को स्टेबल रख सके, और एज ए रिजल्ट ही वेन हर कोई होली रेलम एक एफिशिएंसी रखता है एक ह्यूमन एंसेस्टर्स की जितनी। जैसे मान लो कि कोई ह्यूमन एंसेस्टर आके इसके ऊपर अटैक भी कर दिया तो आप कह सकते हो कि इसकी पावर्स 10% कम हो गई, तो ये खुद को हील भी कर सकता है, रीजनरेट भी कर सकता है, जैसे इसे काफ़ी अच्छा बनाता है। लेकिन लॉर्ड्स और ह्यूमन एंसेस्टर्स के मुकाबले में इसकी हीलिंग रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज एवरेज होती है। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि मेरी एक्सीलेंट ह्यूमन लाइफ एंड डेड डॉग के अंदर है, साथ में मैं ह्यूमन ब्लेड डॉग को भी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। लेकिन जब बात आई होली रेलम को क्रिएट करने की तो मेरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होली लाइफ होने वाली है, क्योंकि मैं लाइफ को अच्छी खासी से जानता हूँ और मैं होली रेलम को अपने लाइफ डॉग से ही क्रिएट करने वाला हूँ। लू फेंग की खुद की अपनी एक्सपीरियंस होती है, इसलिए वो अपने इस प्रैक्टिस को यहाँ पे करने वाला है। जब लू फेंग एक ट्रू गॉड लेवल पे ही था तो उसने बच्चों को जन्म दिया था, मतलब एक बंदे को क्रिएट किया था जो कि अभी गॉड किंग रेलम पे है, जो कि अपना एक अलग ही राज बनाए हुए ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में। लू फेंग का नाजायज बच्चा जो कि अपने जीव के बच्चों से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पता नहीं उन दोनों का क्या हुआ होगा, उनके कितने वंशज आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन पता नहीं, कुछ भी हो क्या ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि एपिसोड्स बहुत ही जल्द ख़त्म भी होने वाले हैं, इस कगार पे आ चुके हैं। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लू फेंग उसको क्रिएट करना शुरू करता है। बहुत सारी बकवास होती है होली रेलम के बारे में जो कि जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लो कि इसकी एफिशिएंसी बाकी सब चीज़ों से 300 टाइम्स ज़्यादा होती है। वो क्या है तो वो तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है। और ये भी बताया जाता है कि इसके अंदर बंदे आकर रह सकते हैं, मतलब इसके अंदर बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन आराम से इजीली फिट हो सकती है। और लू फेंग एक दो नहीं बनाने वाला है, लू फेंग बहुत सारे को बना सकता है, मतलब मल्टीपल होली रेलम्स को लू फेंग बड़ी आराम से क्रिएट कर सकता है। लू फेंग सिर्फ 12 दिन में एक फुली फंक्शनल लाइफ होली रेलम को बनाकर तैयार कर देता है। इसके साथ लू फेंग उस पूरे के पूरे होली रेलम को सर्वे करता है और कहता है कि यार मैंने तो इसको बड़े ही अच्छे से बनाया है। इस ऑरिजिन वर्ल्ड्स को क्रिएट करना ये इतना भी आसान काम नहीं, क्योंकि मेरे 12 दिन चले गए खाक, 12 दिन कुछ नहीं होते। इसके साथ लू फेंग इसको क्रिएट करता है, लेकिन हमें यह भी बताया जाता है कि कैसे
होली रेलम के भी अंदर अपने अपने एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर काउंटलेस गॉड एम्प्रेस मौजूद है, लॉर्ड्स बड़ी मुश्किल से बना करते हैं, लेकिन यहाँ पर होली रेलम के अंदर क्रिएट होती है तो इसके अंदर भी बंदे जन्म लेते हैं, लेकिन इनकी संख्या चाहे तो वो ओरिजिन वर्ल्ड्स को भी सरपास कर सकती है अगर लूपिंग इसको लगातार क्रिएट करते जाए, लेकिन कौन ही इतना करना चाहेगा। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जो भी लाइफ फॉर्म इस होली रेलम के अंदर जन्म लेता है वो मैक्सिमम तो मैक्सिमम वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म तक ही कल्टिवेट कर पाता है। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी तक एक भी लॉर्ड इस होली रेलम से बॉर्न होके नहीं निकला है। मान लो कभी जाकर इसके अंदर से भी कोई लॉर्ड बनता है तो ये मिथ टूट जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी एक सिंगल लॉर्ड इस होली रेलम से प्रोड्यूस नहीं हुई है जिससे कि कहा जा सके कि इसकी मैक्सिमम लिमिट लॉर्ड्स तक जा सकती है। ऑफ कोर्स वो फ्यूचर्स की बातें जिसके साथ लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता और साथ में वो काउंटलेस ओरिजिन वर्ड्स को भी देखने लगता और कहता कि चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। अब लू फेंग दूसरी जगह पे अपने इसी होली रेलम को क्रिएट करने वाला था, लेकिन सडनली यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन की वॉइस सबके कानों में जाती और कहती लू फेंग जल्दी से काउंसिल हॉल में आ। जिसके साथ लू फेंग अपने मेन कॉमेट क्लोन्स को अपने होली रेलम्स को बनाने के लिए छोड़ देता कि जाओ तो वहाँ पे लोगों के लिए घर बनाओ। वहीं पे अपना लू फेंग अपने एक सोल हॉल में मतलब अपने क्लोन को ऑरिजिन लैंड काउंसिल हॉल के अंदर मेट्रोलाइज करता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर ऑरिजिन लैंड के काउंसिल हॉल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे 8 लॉर्ड्स आ चुके थे और वहाँ पे लॉर्ड नाइगू जो कि अभी सेक्लूडेड कल्टिवेशंस में था वो अपने जिंगमैन से पूछते कि आखिरकार इतने सडन समन्स की क्या ही जरूरत पड़ी। जिसके साथ हमें यहाँ पे बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ पता चलती है जो कि उतनी शॉकिंग नहीं लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए आने वाले समय में कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मैंने एक थ्योरी शायद मैंने दी है या फिर नहीं, लेकिन हाँ इसमें मैं देने वाला हूँ कि हाँ मैंने वैसे दी है कि कैसे अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर ही मतभेद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक अंदर से न टूटा जाए तब तक बाहर से कोई इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। और यहाँ पर यही होने वाला था जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन वहाँ पे कहते हैं सबसे कि हमारी ओरिजिनल प्लान ये थी कि सबसे पहले हम अपने सारे डेवलप टेरिटरीज को बनाएंगे, उसके बाद हम अपने वॉर्स के स्पॉइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम सबके पास अभी टाइम बचे हुए थे कि हाँ हम लोग इतने इतने टाइम में सब लोग कर लेंगे। लेकिन जब मैं अपने फैक्शंस स्पेस को रिबिल्ड कर रहा था तो मैंने डिस्कवर किया कि ब्रदर युआन सीक्रेटली अपने रिसोर्सेज को ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये बात बहुत ही शॉकिंग होती है। जो युआन जो कि हमेशा अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए काम किया करता था, वो हमेशा रिसोर्सेज लिया करता था, वो हमेशा बात करके बोलता था कि हाँ मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, लेकिन वो बंदा आज सीक्रेटली खजाने से लूटने की कोशिश कर रहा था किसी को भी ना बताए, जिसको देखकर बाकी के बंदे सरप्राइज हो जाते कि क्या सीक्रेटली मिस अप्रोप्रिएट तरीके से रिसोर्सेज को ले जाता और सभी देखने लगते हैं। अब 8 लॉर्ड्स को अच्छे से पता था कि उन्हें एक रूल को मानना ही मानना पड़ेगा। जो वॉर्स के स्पॉइल से वो हमेशा डिवॉर होते थे और वहाँ पर अगर किसी को चाहिए तो वो मांग सकता था। जिसके साथ वो ये भी जानते थे कि कैसे इस बार 10 पार्ट्स में स्पॉइल्स आधे आधे बटे हुए थे और सारे लॉर्ड्स को एक एक पार्ट थे और बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स वो फैक्शंस के रिसोर्सेज के लिए थे। और अगर किसी को रिसोर्स चाहिए भी तो वो बोलता था कि मुझे ये ज़रूरत है, जैसे कि लॉर्ड नाइगू को देख लो, लॉर्ड जिन को देख लो, तो उनको बॉडीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मांग सकते हैं। इसके साथ युआन वहाँ पे इस्तेमाल करके साथ इतना ही बोलता कि मैं बस एक ओरिजिन वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब यहाँ पे युआन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बहाने देने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ओरिजिन वर्ल्ड की क्रिएशंस को अटेम्प्ट करने में कोशिश कर रहा था और वहाँ पर उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था और मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी जो कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्सेस से ही मिल सकती है। इसलिए मैंने सीक्रेटली 2 ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्स को लिया और कुछ माइनर से रिसोर्सेज को लिया है। जैसे यहाँ पे वो सारे सुनते लॉर्ड मिंगवांग हैरान हो जाते कि क्या 2 ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्सेस को, जिसके साथ यहाँ पे वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और लॉर्ड जिम युआन की तरफ देख कर कहते ब्रदर युआन हम लोग जानते हैं कि हमने इस रिसेंट वॉर के अंदर टोटल में 8 ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्सेस को हासिल किया है और उनमें से कुछ तो इनकम्प्लीट हुए होते हैं, जैसे डार्क पैंग ह्यूमन एंसेस्टर और विंड डिवॉरिंग जिसको फेंगसी ह्यूमन एंसेस्टर कहा जाता है, वो मेयर फ्रेगमेंट्स में तब्दील हो गए थे। तो उनके फ्रेगमेंट्स को लेकर क्या ही वो कर सकते हैं, इसलिए उनकी बहुत ही कम कॉर्प्सेस उनके हाथों में थी। जिसके साथ युआन वहाँ पे कहा था कि मैंने
नाइटमेयर और 1000 आई के कॉर्प्सेस को लिया है। उनकी बॉडीज वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित हैं, इसलिए मैंने उनको लिया है क्योंकि वो ओरिजिन वर्ल्ड्स को बनाने में सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे। यहाँ तक कि वो दोनों भी इनफ नहीं होंगे तो मुझे और भी ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्सेस की जरूरत होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे युवान ऐसा बोलता है कि मुझे और भी जरूरत पड़ सकती है तो सारे लॉर्ड्स हैरान हो जाते हैं। इसके साथ युवान कहते हैं कि मेरी जो कंट्रीब्यूशंस हैं तो उसमें ये सारे डिडक्शंस को काट लेना, वो सभी कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड जिमल युवान से कहते हैं कि ब्रदर युवान, तुम्हारी कंट्रीब्यूशंस वो सबसे ज़्यादा है, तुमने बहुत ज़्यादा लिया है। लेकिन इस पूरे के पूरे एंडलेस ईयर्स में तुमने हमें प्राइवेटली कई सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड भी किया, हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है, यहाँ तक कि सारी ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्सेस को भी तुम रख लो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी तुम रख सकते हो, हमें उससे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशंस इनमेजरेबल है, तुम सब चीज़ को रख सकते हो। और यहाँ पे लूफिन और बाकी के भी युवान की कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करता क्योंकि युवान वही बंदा था जिसकी वजह से सारे लॉर्ड्स बन पाए हैं, सभी अभी तक प्रोटेक्टेड थे। एग्जाम्पल्स के रूप में रिसेंट वॉर में अपने और आइसपिक फैक्शंस के नेगोशिएशंस में युवान ने पर्सनली बहुत बड़े रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया था और अपनी कनेक्शंस को भी यूज़ किया था ताकि लोगों का दिल जीत के उनको बैटल से पीछे रखा जा सके। और सैक्रिफाइस के मामले में देखा था तो युवान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर चुका है और उसके लिए फ्यू ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी भी वो चीज़ें नहीं चुका सकती हैं। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड जिमिन कहते ब्रदर युवान, हम लोग जब स्पॉइल्स के वॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब तुम हमसे कॉर्प्सेस को रिक्वेस्ट कर सकते थे, हम लोग भली भांति खुशी खुशी तुम्हें दे सकते थे, लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम लेना शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्पॉइल्स को मैनेज करने के लिए हकदार नहीं रहे। अब प्रैक्टिशनर फैक्शंस के रिसोर्सेज अब ये ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर थे, सारे ओरिजिन वर्ल्ड्स के ही रखे जाते हैं और ये ओरिजिन वर्ल्ड्स अपने मिस्टीरियस तरीके से युवान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है क्योंकि उसने रिफाइन किया हुआ था तो उसको वो कंट्रोल कर सकता था। मतलब यहाँ पे ये नहीं बताया जाता रिफाइन किया है या फिर नहीं, लेकिन हाँ वो चीज़ें उसी के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। हो सकता है कि उसको रिफाइन भी किया हो क्योंकि मिस्टीरियस ये ओरिजिन लैंड ये हायर मिडल लेवल का लैंड हुआ करता था, हो सकता है कि इसने रिफाइन भी किया हुआ है। यहाँ पे पास्ट में युवान पे सारी चीज़ें दी गई थी कि हाँ आप ही इसको संभालो और सभी अपने युवान की डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा था कि हाँ उसने कैसे कैसे किया, इसलिए वो सब उस पर विश्वास करते थे और कभी भी उन्हें इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड मिंगवांग उससे कहते ब्रदर युवान, तुमने अभी जो मिस यूज किया है डिस्ट्रीब्यूशंस का रिसोर्सेज का तो वो इस समय कोई बड़ा डील नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम हमारे फैक्शंस के रिसोर्सेज को यूज़ करने उसको मैनेज करने के लिए फिट नहीं रहे। अब यहाँ पे वो समझ चुके थे कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जिसके साथ युवान भी कहता कि हाँ मैं जानता हूँ जिंगमैंग सही कह रहा है, आज के बाद से मैं फैक्शंस के स्पॉइल्स और रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो मैं उन सब पोजीशंस को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसको सुनते ही सारे के सारे लॉर्ड्स वो हैरान हो जाते हैं, वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि एक लॉर्ड वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसके साथ लॉर्ड वुलानवॉन चिंतित होते हुए क्या था कि युवान क्या तुम ठीक तो हो ना। अब सभी लोग युवान की तरफ ही देखने लगते हैं क्योंकि युवान ऐसा ही बोल चुका था कि वो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा है, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा। तो युवान उन सब की तरफ देखकर कहता है मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके साथ युवान मतलब लू फेंग उसका हेडेक आना शुरू हो जाता है, उससे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बुरी है। जिसके साथ लॉर्ड जिमिंग यहाँ से पूछता है कि लू फेंग क्या हमें फैक्शंस के रिसोर्सेज को तुम्हारे साथ स्टोर करना चाहिए या फिर उसे मेरे टाइम स्टार के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और लू फेंग अच्छा बंदा भी था तो वो लोग उसको देने को तैयार थे। लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगता है अब यहाँ पे एक और चीज़ था कि जो मिस्टीरियस लैंड है वो उसी के अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोर अपने लू फेंग और अपने युवान के अलावा लॉर्ड जिंगमेंग के पास भी थे। तो यहाँ पे अपने लॉर्ड जिंगमेंग लू फेंग से पूछते कि क्या तुम उसे अपने ब्लड स्टार टेरिटरी के अंदर रखना चाहते हो या फिर मैं उसे अपने टाइम स्टार के अंदर रखूं। तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहा था कि फिलहाल में तुम अपने टाइम स्टार के अंदर रखो, वहां पर सबको लेने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो बाकी के लॉर्ड्स भी
एग्री कर लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड जिमिंग की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है और वो काफ़ी भरोसेमंद लायक वाला बंदा होता है, तो सभी उसके ट्रस्ट को जानते थे। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड नाइगू भी कहते हैं कि यार ठीक है तुम ना को, लेकिन वो ब्रदर युआन की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर युआन क्या तुम उन दोनों ह्यूमैनचेस्टर्स के बॉडीज के अंदर से कुछ कॉर्प्सेस को मेरे को दे सकते हो? मुझे कुछ काम है, चाहे मैं उनको रिफाइन कर पाऊँ या फिर ना कर पाऊँ, मुझे उनके फ्लेश की ज़रूरत है और उसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ब्लड लाइन को रिफाइन करना होगा। तो युआन भी कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ रिसोर्सेज को ही लूँगा, बाकी के फैक्शंस के लिए एक्सचेंज के लिए रख दूंगा। जिसके साथ यहाँ पे बाकी के जितने भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसको देखकर बाकी के रिसोर्सेज को वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी के युआन को छोड़कर अपने 7 लॉर्ड्स वो अपने लो स्पीड पे आ चुके थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि अपने युआन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सभी युआन को लेकर चिंतित हो रहे थे। जिसके साथ यहाँ पे वो लोग बातें करने लगते कि क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर अपने युआन को सारे ऑरिजिन वर्ड्स मिलने के बाद वो खुश हो चुका है और उसका दिमाग बस गहरा सा सदमा पड़ा है, या हो सकता है कि कुछ उनके साथ गलत हुआ। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि टाइम नदी की तरह बहना शुरू हो जाती है। सातों लॉर्ड्स वो अपने युआन के सिचुएशंस को लेकर काफ़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग को लेना शुरू कर देती हैं। युआन अपने आप को पहले क्लियर हेडेड रखा करता था, जो कि अपने आप को पूरी तरह से प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए डिवोट कर दिया करता था। लेकिन अभी के फिलहाल में उसके बाकी एस्पेक्ट जो पहले के जैसे दिखते थे वो अब वैसे दिख ही नहीं रहे होते, जिसकी वजह से वो लोग समझ चुके थे कि युआन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चाहिए। लेकिन टाइम के साथ उन्हें पता चलता कि ये गड़बड़ वैसी नहीं है जैसे कि उन्होंने सोच रखा था। और ब्लिंक ऑफ आई में गेस करो कितना टाइम पास हो गया था? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, टोटल में 30 मिलियन एपोज टाइम बीत चुका था, जो कि यार अगर ईयर्स में देखे जाए तो 1 एपोज में 10,081 ईयर्स होते हैं। 1 एपोज की बात कर रहा हूँ, 10,000 मान लो, और यहाँ पे 30 मिलियन एपोज का टाइम बीत चुका। तो सोचो कितना ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे बीत चुका है उस ग्रेट वॉर के बाद। अब यहाँ पर ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन हम ये लॉर्ड्स के लिए काफ़ी छोटी टाइम होती है। ये भी हमें बताया जाता है कि इस समय में अपने सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी थे कि जो वल्नरेबल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो चुपके से आकर ऑरिजिन वर्ल्ड्स के कोर्स को डिवोर करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अपने 8 लॉर्ड्स उन सभी बंदों को चिम्बर बना के मारता, मतलब उन सबको छोड़ते ही नहीं है। जो भी इसको डिवोर करने की कोशिश करता वो कहीं भी क्यों ना छिपे, बंदे घुस के उसके घर में ही मारते थे। और बात रही ह्यूमैनचेस्टर्स की, तो वो बहुत ही पेशेंसली वेट कर रहे थे। उनके लिए टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एपोज वो कुछ नहीं था। वो एकदम से ऐसा था कि जैसे हवा गए बही और वो बीत गई। कोई भी नॉन इमॉर्टल बंदा वो ह्यूमन एंसेस्टर्स वो ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर करने की कोशिश भी नहीं किया। यहाँ तक कि जो कोशिश किया वो 3 ही बंदे होते हैं, 3 सॉवरेन्स द विंड, थंडर एंड सी, जो कि रिपीटेडली अपने 8 लॉर्ड्स को प्रोवोक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन 8 लॉर्ड्स उन तीनों की इतनी आसानी से थोड़ी न छोड़ने वाले, वो भले ही न इमॉर्टल बंदे हो, लेकिन जब भी वो ऐसे करने की कोशिश करती तो अपने 8 लॉर्ड्स उसके ही टेरिटरी के अंदर घुस के उनको पूरे टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, आधे टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो भी बंदा वल्नरेबल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स में होता है उनको गुलाम बनाकर अपने पास ले आता। और इसके कारण वो और गुस्से थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पीछे हटना पड़ा था और उन्हें भी अपने ऊपर कंट्रोल करके साइलेंट होना पड़ा था। जिसके साथ अभी के प्रैक्टिशनर फैक्शंस सारे ऑरिजिन वर्ड्स को अच्छे से रूल करने लगे थे और मोस्टली पार्ट एस्टेबलाइज थे। जिसके साथ में सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने मिस्टीरियस लैंड गैलेक्सी टेरिटरी के अंदर अकेला बैठा हुआ था। उसकी निगाहें चारों तरफ फैल रही होती, जो कि काउंटलेस ऑरिजिन वर्ड्स थे उन्हीं सबको वो देखी जा रही होती हैं। वहाँ पर लू फेंग क्या था कि यार बहुत एपोज की डेवलपमेंट के बाद जो मेरे अंदर 3 बिलियन ऑरिजिन वर्ल्ड्स थे उनको मैंने फाइनली सेटल कर दिया है और उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और लॉर्ड्स के एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने सारे इनेट लाइफ फॉर्म्स के रेसिड्यूल्स को एनिलेट कर दिया था। सभी ने अपने फाउंडेशनल लेगेसीज को भी छोड़ रखा था ताकि वो वहाँ पे आ सके, और उन्होंने वहाँ पर सबको लगा रखा था ताकि कोई भी बाहर में लॉर्ड्स मतलब बाकी के मैनचेस्टर्स इंटरफेयर ना कर सके। इसके साथ लू फेंग कहता है कि 30 मिलियन एपोज का टाइम बाद बीत चुका है मेरे 3rd डाउ को बने हुए, और मेरी जो 3rd डाउ थी, डाउ ऑफ मैटर, वो अभी तक सिर्फ अल्टीमेट गॉड किंग रेलम तक ही जा चुकी है। लू फेंग जब उस वक्त था तो उस वक्त वो सिर्फ
सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल में था, लेकिन सिर्फ अभी 30 मिलियन एपोस के बाद सिर्फ उसकी एक छोटी सी लेवल पहुंची थी, जहाँ पर लूफेंग को पहुंचने में 100-200 साल ही लगे थे। लेकिन यहाँ पर लूफेंग को लगभग 30 मिलियन एपोस का टाइम लग गया था। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक बात की सच में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्या सच में किसी डॉग को सीखना इतना ज़्यादा हार्ड होता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग गौर करोगे तो लॉर्ड्स की थिंकिंग कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अपने जब लूफेंग सेमी ह्यूमन लेवल पे था तो उस वक्त से लेके अभी तक अपनी जो लॉर्ड्स की थिंकिंग कैपेसिटीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिलियंस ट्रिलियंस टाइम भी ज़्यादा। जब लूफेंग उस टाइम उसकी कैपेसिटी इतनी कम थी तो वो इतने हाई लेवल के डॉग्स को मास्टर कर सकता था, तो आखिरकार लूफेंग को इतना स्लो क्यों लग रहा है? लॉर्ड्स को ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी मुझे भी डाउट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राइटर्स ने लिखा है, भले ही उन सबको समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग को सिखाया जाए, हम लोग 20-30 साल के हो जाएं, तो क्या हमें फिर से दूसरे लैंग्वेज को सिखाया जाएगा तो क्या हम लोग सीख नहीं सकते हैं? क्या हम लोग को मैथ्स की जगह साइंस सिखाया जाए तो हम सीख नहीं सकते हैं? क्या आर्ट्स सिखाया जाए तो हम सीख नहीं सकते? मेरी बस ऐसे ही थ्योरी है, ऐसा भी होना चाहिए था, इतना भी मुश्किल नहीं था। इसके साथ यहाँ पे लूफेंग क्या था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है, लूफेंग को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा होता है। लूफेंग सिर्फ अल्टीमेट गॉड किंग रेलम तक ही जा चुका था, लेकिन लूफेंग कर भी क्या कर सकता था? लूफेंग जब से वो गॉड एम्प्रेस स्टेज पे पहुंचा था यार, उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी। और बात रही सेमी ह्यूमन लेवल से ह्यूमन स्टेज में, तो बिलियंस ऑफ टाइम्स हार्डर हैं। उतना तो लूफेंग से मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी होने वाली है। जिसके साथ लूफेंग वहाँ पे कहता है कि ऐसी रेट में तो मैं हमेशा के लिए सेमी ह्यूमन डॉज में ही अटका रह जाऊँगा। चलो मुझे यहाँ पे ये करना होगा कि मुझे अपने ब्लेड टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, उसको रिफाइन करने में, क्योंकि जो मेरी डॉ ऑफ मैटर की प्रोग्रेस है वो बहुत 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 स्लो जा चुकी है। लूफिंग अपने ग्रेजुअली हॉर्निंग ब्लेड के ऊपर शिफ्ट हो जाता ताकि वो अपने ब्लेड को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। एटलीस्ट उसकी जो डॉज थी वो उसको देख पाता कि कैसे उसको ब्लेड डॉज को इम्प्रूव करने से उसके स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होते जा रही है। इसलिए लूफिंग ने इतने टाइम में अपने बैटल पावर्स को बढ़ाया। लूफिंग ने अपने 2 नए ब्लेड टेक्निक्स को भी क्रिएट किया, जो कि लूफिंग के सबसे दोनों मोस्ट पावरफुल ब्लेड टेक्निक्स में से एक होते। जो फर्स्ट ब्लेड टेक्निक्स होती है वो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के एबिसल ब्लेड टेक्निक के ऊपर ही इंस्पायर होती है। उसी को देखकर लूफिंग ने अपने फर्स्ट को बनाया था। इसके साथ लूफिंग अपने थॉट के साथ अपने एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के कुछ पोर्शंस ऑफ पावर्स को कंट्रोल करता है, अपने सामने मैनिफेस्ट करता है, और ये फ्रैगमेंट्स एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पावर्स को डिनाई करती है। और लूफिंग इसको यूज कर पाता, वो अपने ब्लेड डॉग के अंदर लगाता है, जिसकी वजह से लूफिंग उसको यूज कर पाता। अब लूफिंग उसके मिस्ट्रीज को भी अभी तक स्टडी कर रहा था। लूफिंग जितना ज़्यादा उसको स्टडी किया करता था वो उतना ज़्यादा हैरान हो जाया करता था। ये पावर्स लूफिंग को उन्हीं 34 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की वजह से मिली होती हैं, और लूफिंग इससे काफ़ी भयंकर वाली पावर्स को जनरेट कर सकता था। वो इसी के साथ अपने ह्यूमन ब्लेड डॉग्स को इंटीग्रेट करता है, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, वो देखता है कि कैसे। इसी के साथ लूफिंग अपने मिस्टीरियस लैंड्स के 3 पावर्स को भी पोजेस करता है, इमॉर्टल पावर्स, शैडो पावर्स और एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस की पावर्स। और यहाँ पर लूफिंग के पास बाकी के भी पावर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन ब्लेड डॉग और डेथ डॉग और लाइफ डॉग। इन 5 पावर्स को यूज करके उसने अपने नए टेक्निक्स को क्रिएट किया था, और इसी से एबिसल ब्लेड टेक्निक्स बॉर्न हुआ था। लूफिंग जितना था इसके ऊपर डीपर रिसर्च किया करता था। लूफिंग की 5 के अंदर इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाए तो उसकी ब्लेड्स की पावर उतनी ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाया करती थी। मतलब लूफिंग अपने थर्ड डॉज को तो उतने अच्छे से मास्टर नहीं कर पाता, लेकिन अपने प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड डॉज को ही और भी ज़्यादा हॉर्न करना शुरू कर देता है। इसी के साथ जो सेकंड बैटल टेक्निक होती है उसे ब्लड शैडो ब्लेड टेक्निक कहा जाता है, जो कि ब्लड शैडो ब्लेड्स की यूनिक एबिलिटीज़ को यूज़ करता है, जिससे कि आप किसी भी मैटर एंड एनर्जीज को काट सकते हो। और ये टेक्निक पूरी तरह से परफेक्टली ऐसे ही कंपैटिबल थी। और लूफिंग इसी के साथ अपने मेडिटेशंस को कंटिन्यू करना शुरू करता है। अब यहाँ पे लूफिंग मेडिटेशन में था, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो होता है लॉर्ड जिंगमैन की, जो कहता है लूफिंग। अब लूफिंग देखता है लॉर्ड जिंगमैन को, जो कि उससे बातें कर रहे होते हैं, और लॉर्ड जिंगमैन उससे स्माइल करके साथ कहते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था टाइम एंड स्पेस के टेलीपोर्टेशन चैनल का वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब बंदे को 30 मिलियन एपोस का टाइम लग गया बाकी के ऑरिजिन वर्स और अपने उस सेकंड
कनेक्टिंग साउथर्न रिवर टेरिटरीज को कनेक्ट करने में 30 मिलियन एपो, जो कि दर्शाता है कि बंदा कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जिसके साथ वो वहाँ पे कहता है कि मैंने फाइनली ब्रेक ले लिया है और मैंने सारे काम भी कर लिए हैं। क्या तुम्हें याद है कि कैसे मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं एक मिस्टीरियस प्लेस में जा सकूँ, तो क्या तुम्हारे पास टाइम है? अब यहाँ पे लूफी को याद आता है कि लॉर्ड जिंगमिंग ने कब का उसे मेंशन किया था, तो लूफी यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। अब लूफी को कल्टिवेशंस में जाना था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि इस कल्टिवेशंस के लिए उसे बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग भी कहता है कि ठीक है चलो चलते, और वो सब निकल पड़ते हैं अपने एक नए जर्नी में। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में लॉर्ड जिंगमिंग के साथ एक और नए टाइम एंड स्पेस वाले यूनिवर्सल में दिखाया जाएगा, जहाँ पे वो उसको कॉन्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।